इंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीति कर रही है और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर सीज फायर को लेकर और पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का कहाँ कोई पता नहीं चला है। ये सारे मसले ऐसे हैं जो सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस समय इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल उसमें पहुंच रहे हैं। उनकी बैठक हो रही है और जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी। तो इसको लेकर अब सरकार लगातार घिरती जा रही है। अभी तक अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से इसकी मांग कर रही थी, बयान दे रही थी, लेकिन पहली बार यह हो रहा है कि इसके लिए बाकायदा पूरे गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग हो रही है और इसमें इस विशेष सत्र के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन सरकार दूसरी तरफ विशेष सत्र से भागती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसा पता लग रहा है कि विशेष सत्र बुलाने की उसकी कोई तैयारी नहीं है। हालांकि पहले यह भी सुनने में आ रहा था कि 25 और 26 जून को शायद विशेष सत्र बुलाए सरकार, जिसमें वो आपातकाल पर चर्चा करे, लेकिन अब ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद इस विशेष सत्र को भी बुलाने की तैयारी में वो नहीं है, क्योंकि अगर ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो चर्चा आपातकाल की बजाय चर्चा होगी उस पर जिस पर सरकार घिरी हुई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार सीज फायर को क्यों तैयार हुई है और पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया वो आतंकवादी कहाँ चले गए, उनका कहाँ पता लगा, कोई सुराग अभी तक क्यों नहीं मिला। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में इस संबंध में यानी संसद के विशेष सत्र के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवसेना के नेता संजय राउत इस बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन की। और अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। पहले सुन लेते हैं संजय राउत को विशेष सत्र पर जो ये बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। एक बड़ी बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, तमाम घटक दल उसमें पहुंच रहे हैं। शिवसेना है, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस है और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है। और अब सरकार पर एक बड़ा दबाव बनेगा क्योंकि अभी तक अलग अलग पार्टियां अलग अलग मंचों पर इसकी मांग कर रही थी, लेकिन अब एक सामूहिक रूप से पूरा का पूरा गठबंधन इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करने वाला है और उसी को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन सरकारी सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि अभी भी सरकार विशेष सत्र बुलाने के लिए कहीं से भी वो कोई तैयारी नहीं कर रही है, यानी बचती हुई दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 25-26 जून को बैठक बुलाने की तैयारी कर रही थी कि वो इमरजेंसी पर चर्चा के लिए बुलाएगी, शायद अब उसको भी वो ना बुलाए, क्योंकि अगर उस बैठक को बुलाएगी तो निश्चित तौर पर यही सवाल पूछे जाएंगे कि आप 1975 की बात के बजाय अभी की स्थिति पर आप चर्चा करिए। हाँ समीर जी, और ये सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है विशेष सत्र का बुलाती है जी। सरकार तो बुलाएगी आपातकाल पे कांग्रेस को घेरने के लिए, लेकिन पूरा विपक्ष मिलकर घेर लेगा सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर कि आपने सीज फायर क्यों करा दिया और हमारा क्या नुकसान हुआ। हमारे सीडीएस जो विदेश में जाकर बोल रहे हैं वो भारत सरकार अपनी संसद के सत्र में क्यों नहीं बोल सकती उस बात को, जिस बात को सीडीएस बाहर जाकर बोल रहे हैं। तो इस पर सरकार काफ़ी ज़्यादा घेर सकती है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी ने की और जिस तरीके से उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसको लेकर अब बीजेपी काफी ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है और इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, जनता में भी काफी ज्यादा विरोध हुआ। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई नजर आती है कि अगर संसद का विशेष सत्र बुला लिया तो बीजेपी भले ही हल्ला करती रहे आपातकाल को लेकर, लेकिन चूंकि अब सदन की जो डायनेमिक्स है वो भी बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आप उठा के सबको बाहर कर देंगे और आप निकाल देंगे, तो वो स्थिति भी नहीं है। तो अब इसलिए सरकार को परेशानी हो सकती है, तो इसलिए अब वो विशेष सत्र जो है आपातकाल पे जो बुलाने वाली थी उसको भी शायद वो स्थगित करने जा रही है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, तो ये संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है विपक्ष की। सीज फायर को लेकर चर्चा हो कि आखिर सीज फायर पर सरकार क्यों तैयार हुई। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया है और ट्रेड का एक दबाव बनाकर, ट्रेड का डर दिखाकर हमने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराया है, उस पर चर्चा के लिए, जवाब देने के लिए विशेष सत्र की मांग की जा रही है।
और उसी के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक बड़ी बैठक हो रही है। ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हैं जहां ये बैठक इस समय हो रही है। तो अब इसको लेकर पूरा का पूरा गठबंधन संयुक्त रूप से आधिकारिक तौर पर एक प्रस्ताव पेश करेगा और सरकार से मांग करेगा कि वो विशेष सत्र बुलाए संसद का, जिसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो, पहलगाम की घटना के बाद से लेकर और सीज फायर तक। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार काफी आक्रामक दिख रही है और जमकर उसका प्रचार कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थितियां हैं और उसके पहले की जो स्थितियां हैं उन पर सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को परेशानी में डालने वाले हैं। लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाएगी, पर अब तो मानसून सत्र का भी समय आने वाला है 1-2 महीने के बाद, और मानसून सत्र तो सरकार को बुलाना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसमें भी फिर चर्चा होगी। अगर नहीं बुलाया जाता है तो उसमें विशेष चर्चा की मांग की जाएगी और निश्चित तौर पर इस पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल अभी सदन के बाहर पूछा जा रहा है। पर सरकार उन सारे सवालों से लगातार बचती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार घिरी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है, जो कि सेना की उपलब्धि है। सरकार इस पर भी घिरी हुई है और उस पर आरोप लग रहे हैं कि क्यों वो सेना की उपलब्धि है उसको अपनी बता रही है और राजनीतिक कार्यक्रमों में सेना की तस्वीरों, सैनिकों की तस्वीरों, सेना के अधिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, सेना के अधिकारियों की इस्तेमाल हो रहा है और जिन कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को बीजेपी के ट्रोल्स ने गालियां दी, उनके ही पोस्टर लगाकर उसका प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ये समझा जाए कि बीजेपी ये कहना चाहती है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं, तो इसलिए उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और समीर जी, जो IPL हो रहा है उसमें भी एक बड़ी खबर ये है कि सेना के तीनों अध्यक्षों को बुलाया गया था। खबर ये है कि सेना ने मना कर दिया है उसमें शामिल होने से। ये भी खबरें आ रही हैं, तो इसकी पुष्ट खबर जब आती है तो हम उसको बताएंगे, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से यही खबर है कि सेना ने मना कर दिया है कि वो सेना के तीनों अफसर जो है उसमें, मतलब सेना का कोई भी अफसर उसमें शामिल नहीं होगा। यानी किस तरीके से इसका किया जा रहा है। अब जो है खबर ये आ रही है कि साहब जो गुजरात सरकार है वो कच्छ के एरिया में एक ऑपरेशन सिंदूर का मेमोरियल बनाने जा रही है। जी हाँ। अब पूछ रहे हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो मोदी जी से कि भाई आप ये किस बात का तमाशा कर रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं। जी, ये अब सवाल आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये साफ पता लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको एक राजनीतिक लाभ ले रही है और जगह जगह उसका इवेंट कर रही है, सेना की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और सेना के अधिकारियों तक का राजनीतिक कार्यक्रमों में और उसमें पोस्टरों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि IPL का आज अहमदाबाद के ग्राउंड पर आज फाइनल मैच होना है, उसमें यह खबर आई कि सेना के तीनों जो अंग हैं उनके प्रमुखों को बुलाया गया है, जो अभी अमलेदु जी बता रहे थे, लेकिन वो फिलहाल वहां पर नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की सरकार जिन पर कोशिश कर रही है और साथ ही जो सवाल, जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश कर रही है। उनसे बचने की कोशिशों में ही एक बड़ी कोशिश ये भी थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमाम देशों में भेजा गया। अब धीरे धीरे उस प्रतिनिधिमंडल की वापसी भी हो रही है, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर बताया जा रहा है कि शून्य है, क्योंकि ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर ज्यादातर भारतीय समुदाय के लोगों से ही और भारतीय दूतावास में या वहां पर उच्चायोग में जाकर लोगों से मिला है और किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि से या वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुई है। ये प्रतिनिधिमंडल भी अब आ रहा है और उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रतिनिधिमंडल को बाहर भेजने की, तमाम देशों में भेजने की जरूरत क्या थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को परेशानी में डाले हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वो चाहे जितनी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सीज फायर एक ऐसा मसला है जो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और उस पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन, जिसके लिए आज एक बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में। सुनते हैं क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता मनोज झा इस पूरे मामले में, किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है और जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। बयान वहां पर आ रहे हैं और ये जो बात की जा रही है कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है, उसमें इन्हीं जरूरी सवालों पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है
और नहीं दिया जा रहा है, जिसकी उस संसद के विशेष सत्र के लिए एक बड़ी बैठक आज हो रही है। और यही बात कह रहे हैं, चूंकि शशि थरूर के बयान को लेकर जब सवाल पूछा गया मनोज झा ने, तो बोला शशि थरूर कौन होते हैं, शशि थरूर भी एक सांसद ही है। ये जवाब सरकार की ओर से आना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात क्यों कर रहे हैं और क्या भारत उसको स्वीकार किया है भारत ने या नहीं किया है, ये जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो शशि थरूर कह रहे हैं तो वो ये जवाब आना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आना चाहिए जी। हु इज शशि थरूर? सवाल यह कि शशि थरूर कौन है? प्रतिनिधि मंडल में गए हुए एक सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के मुख से डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 11 बार कह चुके, साफ साफ कह चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी अदालत में जाकर हलफनामा दे चुके कि सीज़फायर उन्होंने कराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा? भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उनके मुख से क्यों नहीं निकल रहा? हालांकि एस जयशंकर के बारे में उन्होंने, जो बीजेपी के ही नेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट पे उत्तर दिया कि वो जो है मोदी कैबिनेट में जो है वो वेटर हैं, ये उन्होंने उत्तर दे दिया उनके लिए। और अब जो जिस तरीके से कहा शशि थरूर ने और इन्होंने एस जयशंकर ने, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। तो अब सवाल यही है कि जो शशि थरूर ने कहा, हम लोग ये सुनाएंगे भी कि शशि थरूर ने क्या कहा। शशि थरूर ने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है और हम उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही रोकने के लिए कह दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जी बिल्कुल, ये शशि थरूर का जो बयान है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई मनाने की ज़रूरत होती तो वो पाकिस्तानियों को मनाने के लिए होता, उन्हें मनाना पड़ता। हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, यही मूल संदेश है। लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब बार बार वही बात दोहरा रहे हैं तो सरकार उसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? सरकार उनको क्यों नहीं बता रही है कि आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों आपत्ति नहीं दर्ज करा रही है? सुन लेते हैं शशि थरूर ने क्या कहा, और उसी का जवाब अभी दे रहे थे मनोज झा कि आखिर ये बात शशि थरूर क्यों कह रहे हैं या कोई भी दूसरा नेता क्यों कह रहा है। ये बात तो कहनी चाहिए, सरकार की तरफ से आनी चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आनी चाहिए, रक्षा मंत्री की तरफ से आनी चाहिए या विदेश मंत्री की तरफ से आनी चाहिए थी। और भारत के बारे में वो क्यों कह रहे हैं? और अमेरिका के राष्ट्रपति का जब ट्वीट आता है उसके बाद ही भारत की तरफ से ये स्वीकार किया जाता है कि सीज़फायर हो गया है। इन्हीं सारे सवालों का तो जवाब पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार उनका जवाब नहीं दे रही है। और उसके लिए अब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर उसकी मांग कर रहा है, जिसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित होना है। इस समय ये बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें इंडिया गठबंधन के घटक दल हिस्सा ले रहे हैं। तमाम उसमें पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं और शिवसेना के नेता हैं, आरजेडी के नेता, यानी पूरा इंडिया गठबंधन इसमें आज शामिल हो रहा है। और संयुक्त रूप से इस बारे में एक प्रस्ताव पारित होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। और उधर राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, आज भोपाल में, वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। राहुल गांधी ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने एक अखबार में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें जो LIC है, जीवन बीमा कंपनी भारत की सरकारी क्षेत्र की, वो अडानी के पोर्ट्स में, अडानी के बिजनेस में वो पूरा का पूरा अकेले वहाँ पर वो निवेश करने वाली कंपनी है। यानी LIC के पास पैसा कहाँ से आता है? आम लोगों से पैसा आता है, और वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ वो लग रहा है? वो लग रहा है अडानी के उपक्रमों में लग रहा है। और इसको लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है ब्लूमबर्ग ने, जिसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को उजागर किया है। लगातार कई बार करते रहे हैं, हमेशा वो चीज़ें साबित होती रहती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है और अडानी की तरफ से भी। लेकिन अडानी कई मामलों में दुनिया के दूसरे देशों में भी घिरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर है समीर जी। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही है कि
50 बिलियन रुपए का जो है निवेश LIC ने अकेले अडानी के उसमें स्पेशल जोन में और अडानी पोर्ट्स में किया है। और जहां से उनको सूचना मिली दी है, उसने ये बताया कि उस आदमी ने अपना नाम बताने से मना कर दिया जिसने सूचना दी है। उसने कहा कि 15 साल का बॉन्ड जो है वो कंपनी इशू करेगी 7.75% के ब्याज पे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि आम आदमी का पैसा अडानी के पोर्ट्स में लगा और अकेले LIC ने जी सारा पैसा उसमें लगा दिया है। और यानी इतना बड़ा निवेश जो है जो LIC का और जगह होता। समीर जी, LIC जो है सिर्फ जीवन बीमा ही नहीं है, LIC हाउसिंग भी। हम जैसे लोग जब मकान खरीदते हैं बनाते हैं तो लोन जो है उसे LIC से लेते हैं। यानी कितने लाख लोगों का या कितने करोड़ लोगों का लोन जो LIC से मकान खरीदने के लिए होता, वो लोन जो है अकेले अडानी जी के उसमें इन्वेस्ट हो गया। ये एक बड़ी जो है वो खबर है। और इसी पर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा प्रहार किया है कि पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम सब आपका, यानी आम आदमी का, लेकिन सुरक्षा, सुविधा और फायदा अडानी का। ये और सरकार जो है अडानी ये कह रही है कि वो LIC में से अपना जो है वो गारंटी वो हटा लेगी कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, कोई लॉस होता है तो ये भी चर्चाएं चल रही। तो यानी जिस तरीके से और प्राइवेट कंपनियां हैं, LIC भी उस तरीके से हो जाएगी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अभी तक LIC को लाभ इसलिए मिलता था कि सरकार का उसमें सबसे बड़ा निवेश है, हालांकि उसमें भी अब हिस्से बेचे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद और गारंटी सरकार की होती थी कि पैसा डूबेगा नहीं आम आदमी का। लेकिन अब सरकार कह रही है कि इसमें से वो अपना हिस्सा वापस ले सकती है। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। अब कब लेती है क्या है, आगे इस पर चर्चा होगी कि लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं। तो एक बड़ी खबर जो है समीर जी ये है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी समीर जी ये है कि अडानी का ये मामला तो है, अडानी का एक और मामला जो है वो सामने आया है कि US जो है यानी अमेरिका जो है वो ईरान से LPG ट्रेड रिलेशन की जांच कर रहा है अडानी के कंपनियों की। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो अमेरिकी अखबार है, उसने ये खबर जो प्रकाशित की है कि अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग जो है इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि क्या अडानी ग्रुप की कंपनी ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान से LPG ट्रेड की है या नहीं। तो अब ये इसको है, हालांकि अडानी की जो कंपनी है उसने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। और ये रिपोर्ट जो है ये जो पब्लिश की है उसमें ये कहा है कि अडानी ग्रुप जो है अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट कर रहा है। ये उसमें मतलब खबर दी है उस अखबार ने। तो इसको लेकर भी अडानी जो है काफी ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और वो वारंट जो है वो अभी तक पूरा मामला पूरा मामला है, वो जांच चली रही है। तो अब ये अगर इस तरीके की कोई चीजें आ रही हैं तो ये भारत और अमेरिका के बीच एक तरीके से कहा जाए जो संबंध है उनमें एक और खटास पैदा करने वाली चीज हो सकती है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से कतरा रहे हैं सीज फायर के मामले में, तो क्या इसी वजह से कतरा रहे हैं, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है कि ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। जवाब प्रधानमंत्री उनका दे या ना दे, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछे ही जाएंगे। ये सवाल लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन संसद में पूछे जाएंगे और उनका जवाब आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं और इनके जवाब अब तक नहीं मिल रहे हैं। खामोशी है पूरी तरीके से। लेकिन ये LIC को लेकर जो खुलासा हुआ है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। हजारों करोड़ रुपए आम लोगों का निवेश हुआ है LIC में, जिसमें वो प्रीमियम के जरिए हमेशा भरते हैं। और ये सारा का सारा निवेश अगर कहीं और अडानी की कंपनियों में LIC कर रही है तो कितनी गंभीर बात है, और उसकी गारंटी भी सरकार नहीं ले रही है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आज भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, अब से थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे हैं और वहां के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, सुनते हैं। भोपाल में राहुल गांधी का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम। ये तस्वीरें हैं भोपाल की जो दिख रही हैं, राहुल गांधी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से। और लगातार जो आरक्षण संविधान का मुद्दा है उसको लेकर राहुल गांधी जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और संविधान को बचाने का जो कार्यक्रम है, संविधान के बारे में जागरूक करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और लोकसभा चुनाव के पहले से ही इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सक्रियता दिख रही है। और इस मुद्दे पर कहे भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई है कई बार, और उसको लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार उनमें एक जातिगत जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार भी कब किया था उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये स्वीकार अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, तब बुलाई गई जब पहलगाम की घटना के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी।
और उस दौरान ये बैठक बुलाकर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। तो इसको, जबकि लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कार्रवाई बाद में हुई। ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन अचानक उसको बंद भी कर दिया गया। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब विपक्ष मांग रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार केवल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए तमाम राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं, जिसमें सेना के अधिकारियों तक की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेना के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति के कार्यक्रमों में उसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, और इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्ष मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का, जिसमें सरकार से सवाल पूछा जाए और वो उसका जवाब दे। लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहलगाम की घटना के बाद 2 बार बिहार का दौरा कर आए हैं, और अभी जो पिछला दौरा था 2 दिन का उनका दौरा था, रोड शो उन्होंने किया, लेकिन रोड शो से उनको निराशा जरूर हुई, पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उन्होंने जमकर वहां पर किया। लेकिन जो बिहार से खबरें आ रही हैं वो एनडीए गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, शुभ नहीं है, क्योंकि वहां एनडीए गठबंधन बिखरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ताज़ा तरीन खबरों में चिराग पासवान जिस तरह से अब एकदम मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है नीतीश कुमार को कि ये मोर्चा उनके खिलाफ खुला हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हाँ समीर जी, और केवल अकेले चिराग पासवान ही खड़े नहीं हो गए हैं जी, और भी लोग जो है वो खड़े हो गए जो उनके अब तक बहुत खास समझे जाते थे। वो उसको लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने जब घोषणा की कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो अपने को केंद्र में फिट नहीं पाते हैं और बिहार की राजनीति ही करेंगे, चूँकि उनका नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका नारा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि अभी सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है, वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो भाई ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि बिना सीएम बने हुए चिराग पासवान जो है वो बिहार की राजनीति करेंगे, राज्य की राजनीति करेंगे और केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली की राजनीति नहीं करेंगे और बिहार को विकसित बना देंगे। तो ये कौन सा अलादीन का चिराग जो है वो चिराग पासवान के पास है, उसको भी उन्होंने बताना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जो मीसा भारती हैं आरजेडी नेता, उन्होंने एक तरीके से स्वागत करते हुए उनका बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है। और मीसा भारती का कहना है कि भाई बहुत अच्छी बात है वो अपनी सांसदी से इस्तीफा देकर और जनरल सीट से चुनाव लड़े, किसने उनको रोका है, और विपक्ष और उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और बिहार में आकर चुनाव लड़े। तो यानी एक तरीके से या तो समीर जी इसको इस तरीके से देखा जाए कि विपक्ष ने दे दिया है चिराग पासवान को न्योता कि आप इधर भी आ सकते हैं, चाहे आप उधर से लड़िए चाहे आप अलग से लड़िए, आपका स्वागत है। एक तो ये इसको देखा जा सकता है। दूसरा ये देखा जा सकता है कि आप जो है डर क्यों नहीं चुनाव लड़ने से, जी लड़िए। और आप अगर इतने ही बड़े नेता हैं और इतना ही आप बिहार को आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं और बिहार के लिए आपकी इतनी ललक है, उतनी लगन है, तो फिर सांसदी से इस्तीफा दीजिए और फिर जनरल सीट से चुनाव लड़िए। अभी तक तो आप जो सांसद बने हुए हैं वो आप सुरक्षित सीट से बने हुए हैं, तो जनरल सीट से बनिए, लड़िए आप इसको। तो ये मीसा भारती ने एक तरह से बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है चिराग पासवान को लेकर। जी बिल्कुल, और लेकिन एक चीज और भी है अमलेंद्र जी, अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। इधर बीच 2-4 दिन पहले अभी शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह गए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से एक भी बार क्यों नहीं कह रही है? प्रधानमंत्री भी गए, नीतीश कुमार इसी उम्मीद में, पहले दिन तो उनके साथ रोड शो में नहीं शामिल हुए, लेकिन दूसरे दिन जब वो रोड शो में शामिल हुए तो उनको ये उम्मीद रही होगी कि शायद अब प्रधानमंत्री ही कुछ उसके बारे में कह दें। नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन आधिकारिक रूप से क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल है कि नीतीश कुमार को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। चिराग पासवान ने तो कहा कि भाई कोई वैकेंसी नहीं हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब खुले तौर पर क्यों नहीं कह रहे अभी तक? जी, जबकि प्रधानमंत्री के साथ वो कितनी देर तक हाथ जोड़े हुए आया कि हाथ जोड़े हुए हैं नीतीश कुमार, मंच पर ही उपस्थित होकर किस तरीके से, और नमस्ते हाथ उनके नीचे गिर ही नहीं रहे नीतीश कुमार के। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नहीं पसीजे और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। अब खबर समीर जी जो चल रही है वो खबर ये भी है
कि आखिरी समय पर असली खेल नीतीश कुमार ही करेंगे बीजेपी के साथ जी। क्योंकि बीजेपी जो खेल कर रही है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार उस खेल को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सही समय पर सही चोट करने का मौका देख रहे हैं। बीजेपी को वो धोबी पछाड़ जो कुश्ती में कहा जाता है वो मारने वाले हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, कि या बीजेपी उनको धोबी पछाड़ मारती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन तैयारियां मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की तरफ से है, नीतीश कुमार की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। चिराग पासवान का नाम जो आगे बढ़ाया जा रहा है, वो नाम बढ़ाया जा रहा है एक तरीके से उसके पीछे बीजेपी समझी जा रही है, ये है। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी जो एक बहुत नजदीकी नेता है, एक तरीके से कहा जाए, नहीं अशोक चौधरी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, जी हाँ, जो राष्ट्रीय लोक पार्टी जो उनकी है उसके वो हैं अध्यक्ष है और राज्यसभा के सदस्य हैं जी। अब वो भी चाहते हैं उनको हिस्सा मिला। वो अभी तक कह रहे थे कि एक सभा में कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो एनडीए भी डूबेगा। मतलब एक तरीके से वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी को दोनों को धमकी दे रहे थे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली और उनको सीटें नहीं दी गई तो एनडीए डूबेगा, क्योंकि अगर हम डूबेंगे तो आप भी डूब जाएंगे, यानी हम फिर आपके खिलाफ काम करेंगे। अब उन्होंने समीर जी एक तरीके से कहा जाए जो अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया है और जो मुजफ्फरपुर का मामला चल रहा है उसको लेते हुए उन्होंने एक जो है नीतीश कुमार को टैग करते हुए ट्वीट किया जी। अगर आप ट्वीट जी बिल्कुल वो ट्वीट बताते हैं उन उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन वो ये मुद्दा भी समय नीतीश कुमार सरकार के लिए बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उसने पूरी उनके जो सुशासन का दावा करते हैं उसकी और कानून व्यवस्था दोनों की पोल खोल कर रख दी है। उसी मुद्दे पर ये उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से बिहार का कोई कोना छूता नहीं है। सरकार की जनहितकारी नीतियां स्पष्ट होने के बावजूद ऐसी कोताही, लापरवाही जिसमें पीएमसीएच जैसे बिहार के मुख्य अस्पताल में भर्ती होने की लंबित प्रक्रिया के कारण पीड़िता की जान चली गई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो ये बहुत ही गंभीर घटना रही और घेर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कि ये दिखा रहा है कि आपका सुशासन, हालांकि तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि का सुशासन तो तारीफ सभी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या है वो दिख रहा है। हाँ, जमीन पर क्या है, यानी एक तरीके से उन्होंने नीचे से हाथ लगाया है तारीफ का, लेकिन असली जो है उन्होंने घेरा है नीतीश कुमार को और बता रहे हैं कि पीएमसीएच जो है उसमें भर्ती की बहुत लंबी प्रक्रिया है, लंबित प्रक्रिया जो है उसकी वजह से उसकी बच्ची की जान चली गई। लेकिन ये कहना भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो की वजह से चली गई, क्योंकि रास्ते जाम थे, बंद कर दिए गए थे, ये कहने से भूल रहे हैं। और लेकिन उन्होंने घेरा जो है वो नीतीश कुमार को है, उपेंद्र कुशवाहा ने। तो ये समीर जी बिटवीन द लाइंस जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के पीछे भी बीजेपी काम कर रही है, या इनके पीछे चिराग पासवान काम कर रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के पीछे एनडीए काम कर रहा है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी का विलय किया जेडीयू में, उससे पहले वो लगातार किसान कानूनों के खिलाफ बहुत लंबी से चौड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि जो केंद्र की सरकार थी उसको देशद्रोही तक एक तरीके से बता दे रहे थे किसानों के मसले पर। लेकिन फिर वो शामिल हो गए जेडीयू में, अब वो प्रधानमंत्री की के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को भी समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और ऐसे मसले पर घेर रहे हैं जिस पर कांग्रेस जो है वो जबरदस्त तरीके से घेरे हुए नीतीश कुमार को और पूरी एनडीए सरकार को, पूरी मतलब बीजेपी और जेडीयू सरकार को घेरे हुए। ऐसे में अगर कोई सहयोगी दल जो है नीतीश कुमार का, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को घेरे कि भाई आप इन पे कार्रवाई कीजिए, लंबी प्रक्रिया है इसकी, इसको लेकर इसका मतलब कि नीतीश कुमार अब अपनों से भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार अपनों से भी घिरे नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो उन पर प्रहार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो भी अव्यवस्था होगी और कुप्रबंधन होगा, कानून व्यवस्था की बात आएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आएगी, तो मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार ही उसके ऊपर वो जिम्मेदारी थोपी जाएगी। ये हालांकि इस मामले में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई महीने से, ये लगभग साल भर से ये खबरें आ रही हैं कि सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से। नीतीश कुमार केवल एक सिंबल है, मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर है तब तक वो किसी भी उपलब्धि और किसी भी नुकसान दोनों के ही जिम्मेदार माने जाएंगे। तो ये सारी चीजें, पूरी कवायद जो हो रही है नीतीश कुमार पर थोपने की। और एक बात ये भी है अमलेंदु जी, हम लोग पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी भी यही चाह रही है कि जितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट हो वो नीतीश कुमार के ऊपर ही आए, सरकार में सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी के ऊपर ना आने पाए वो। हाँ, वो सब कुछ जो है वो बीजेपी के ऊपर ना आने पाए, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है
जी वो नीतीश कुमार के ऊपर डालकर बीजेपी साफ निकल जाए। हाँ। यानी जो कहावत है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो मीठा मीठा यानी सत्ता में मलाई मारे आप, और जब थोपने की बारी आए तो आप थोप दें नीतीश कुमार के ऊपर। मंत्री सबसे ज्यादा है बीजेपी के, विधायक सबसे ज्यादा है बीजेपी के, तो भाई जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा बीजेपी की होगी, अकेले नीतीश कुमार की तो नहीं होगी। लेकिन बीजेपी बहुत चालाकी के साथ नीतीश कुमार के ऊपर सारा दोष मढ़कर और चुपचाप निकल लेना चाहती है, और चिराग पासवान का फेस जो वो आगे करना चाहती है। जी बिल्कुल। इस पे जो एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में ही खींचतान नहीं है, बल्कि इसमें जो दूसरे छोटे दल भी हैं वो भी पूरी तरह से शामिल है। और ये खींचतान कहाँ जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो सबसे ज्यादा गिरे नजर आ रहे हैं वो है नीतीश कुमार, क्योंकि सरकार के मुखिया हैं और सरकार की जो भी नाकामी है, जो भी लापरवाही है, उसके लिए वही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की राजनीति, और नीतीश कुमार इस उम्मीद में है कि वो उनको बीजेपी अगली बार भी मुख्यमंत्री बनाएगी अगर जीतते हैं। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से इस कोशिश में लगी है कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी को कैसे और कमज़ोर किया जाए, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही हो गई है। और उस समय नीतीश कुमार की पार्टी को कमज़ोर करने में चिराग पासवान का बड़ा योगदान बताया जाता है। वही चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर अचानक सक्रिय हो गए हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान का एक तरीके से कहा जाए कि वो विपक्ष जो है बड़ा स्वागत कर रहा है जी। और स्वागत मतलब जो आप उसको स्वागत भी कह सकते हैं समीर जी, और कटाक्ष भी हो सकता है, उसको कह सकते हैं। वो कहना है आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, और ये वो सुधाकर सिंह हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जब शामिल थे महागठबंधन में तब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था जी, और फिर आरजेडी से उनको मतलब डांट फटकार लगी थी। वो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं चिराग पासवान का, लेकिन उन्हें संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की जनता इन दो मुँहे लोगों को जानती है, दो मुँहे लोगों को जानती है, ये कहना है। अगर चिराग पासवान बिहार को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कह रहे हैं सुधाकर सिंह। तो आरजेडी सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने की और अपनी पार्टी को वहां मजबूत करने की, सुनते हैं सुधाकर सिंह। पासवान और उनसे कहा जा रहा है कि पहले आप लोकसभा की सदस्यता छोड़ दीजिए, मंत्री पद छोड़ दीजिए, तब अब शायद चिराग पासवान तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से ये उनको चुनौती दी जा रही है। अब चिराग पासवान स्वेच्छा से या उनकी पार्टी का दबाव है या फिर बीजेपी का दबाव है या किसका दबाव है, लेकिन अगर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब एनडीए गठबंधन के भीतर बड़ी उथल पुथल चल रही है। अब इस उथल पुथल में कौन बाजी मारता है, कौन पीछे रह जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफ़ी दिलचस्प हो रही है, ये लगातार पता चल रहा है। इधर जो प्रशांत किशोर को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि उनका क्या प्रभाव होगा और उसका कितने मजबूती के साथ उनकी जो जन स्वराज पार्टी है वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रशांत किशोर भी आरोप प्रत्यारोप और तमाम चर्चाओं के बीच में जरूर आ गए हैं। अशोक चौधरी ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराया है। क्यों दर्ज कराया है? मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। क्या मामला है, एक बार सुनते हैं अशोक चौधरी को ही कि क्यों उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। चौधरी और प्रशांत किशोर के खिलाफ इन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, उन्होंने आरोप लगाए हुए थे। तो ये प्रशांत किशोर की भी चर्चा है, और चूंकि राजनीतिक दलों की ओर से अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, हालांकि जो चर्चाएं हो रही हैं तो बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मानहानि का केस दर्ज कराया जा रहा है और सारी चीज़ें हैं। तो प्रशांत किशोर की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण होगी बिहार के चुनाव में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि उनके ऊपर आरोप यही लगते हैं कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, पर जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी को मजबूत करने के लिए या खुद मजबूत करने के लिए वो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही हैं या उनको एक तरीके से उनको कोर्ट में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी भी नोटिस में ली जा रही है। हाँ बिल्कुल, उनकी मौजूदगी नोटिस में ली जा रही है, ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है समीर जी कि चूंकि ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है प्रशांत किशोर, और खुलकर बोले हैं इसके बारे में तेजस्वी यादव, लेकिन अगर वो बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी की ए टीम के खिलाफ ही वो
भाषणबाजी करने लग जाएंगे, तो ये तो गलत बात है ना। और जो कह रहे हैं अशोक चौधरी की एक बात तो सही है जी कि भाई वो दलित हैं, तो आपने वो आरोप लगा दिया कि साहब लोजपा को पैसा दिया है, तो आपके पास क्या सबूत है कि लोजपा को पैसा दिया है? ऐसे अरविंद केजरीवाल सबके ऊपर आरोप लगा कर निकल जाते थे, फिर माफी मांग लेते थे जी। तो ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 जो वहाँ पहुंचे हैं बीजेपी के बी टीम जो है वहाँ, तो इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम जो है ये क्या करने आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अब इसका मतलब समीर जी ये भी समझाता है जा सकता है कि चूंकि अशोक चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी हैं, तो यानी अब नीतीश कुमार के ऊपर या नीतीश कुमार के नजदीकियों के ऊपर अगर अशोक मतलब प्रशांत किशोर की तरफ से इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी तैयारी कर रही है नीतीश कुमार से निपटने की। तो इसको प्रशांत किशोर के आरोप को इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है देखा जाना चाहिए कि ये बीजेपी का प्लान बी जो है वो तैयार हो चुका है नीतीश कुमार से निपटने का, और नीतीश के तमाम साथियों के ऊपर भी अब इस तरीके के हमले। भाई इस तरीके का कोई आरोप आपने संजय झा पर क्यों नहीं लगा दिया, ललन सिंह के ऊपर क्यों नहीं लगा दिया, अशोक चौधरी के ऊपर ही क्यों? जी ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो चल रहा है, तो इसको लेकर समझा जा सकता है कि वहां बिहार में काफी उठापटक हो रही है, एनडीए के अंदर भी और एनडीए के बाहर भी एनडीए को लेकर उठापटक चल रही है। और असली उठापटक जो है जब चुनाव की घोषणा होगी तब देखना होगा नीतीश कुमार क्या खेल करते हैं, किधर जाते हैं, और क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री का बने रहने का आश्वासन नहीं देती है तो क्या तब भी वो एनडीए में शामिल रहेंगे, एनडीए में बने रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार कितना भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हो रही हो या जो भी चर्चाएं हो रही हो, पर वो अपनी जो चाल है वो लगातार चल रहे हैं, कहीं न कहीं बीच बीच में बीजेपी को परेशान करते दिखते हैं। और कुल मिलाकर अभी शांत इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी उनको ये उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद उनको या उससे पहले उन्हें सीएम कैंडिडेट बना दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में खुद उनकी अपनी पार्टी अमलेदु जी जिस तरह से कमज़ोर होती चली जा रही है, और पार्टी के जो अगर देखा जाए तो जो वक्फ संशोधन कानून था उसको लेकर जिस तरह से पार्टी एक तरह मान लीजिए कि विभाजित सी हो गई, दर्जनों नेता पार्टी छोड़कर चले गए, बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे, तो नीतीश कुमार को अगर सीएम कैंडिडेट घोषित कर भी देते हैं, जिसकी संभावना क्षीण है, बिल्कुल भी उम्मीद उसकी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर भी देते हैं तो उससे हासिल क्या होगा? पार्टी तो आखिर कमज़ोर क्या लगभग समाप्त प्राय ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और नीतीश कुमार जो है वो कुल मिलाकर इस समय इस जुगत में है कि किसी तरीके से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवा दिया जाए, वो तो घोषित कर लिया है। लेकिन अगर ये कर भी देती है ऐसा बीजेपी, तो भी समीर जी बीजेपी निपटाएगी नीतीश कुमार को। जी मतलब फिर वो परिस्थितियां ही नहीं बनेंगी कि एनडीए की सरकार बन पाए। क्योंकि बीजेपी देखिए बहुत साफ सी बात है, जो आरोप लगते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि साहब उच्च चुनाव आयोग से मिली भगत है या जो भी तैयारियां, तो भाई वो करती तो अपनी सरकार बनाने के लिए करती है ना। अगर महाराष्ट्र में उसने कुछ किया जैसे कि आरोप है, तो अपनी सरकार बनाने के लिए किया, एकनाथ शिंदे के लिए तो नहीं किया वो। जी तो अगर वही सब उसे करना है तो नीतीश कुमार के लिए क्यों करेगी? अपनी सरकार बनाने के लिए करेगी। या चिराग पासवान के लिए क्यों करेगी? अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगी। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार ये इतना जोर देंगे और बीजेपी को लगता है कि नीतीश के आगे वो दाव खा जाएगी, तो फिर वो कोई इंतजाम वो नहीं करेगी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाए और निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। और निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाएगा तो नीतीश कुमार धड़ाम हो जाएंगे। ये अच्छे तरीके से। और नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी वही सारे इंतजाम करेगी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो अपनी सरकार बनाने के लिए करती, तो भाई वो अपनी सरकार बनाने के लिए करेगी, आपके लिए इंतजाम क्यों करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर भी बिहार में काफी ज्यादा उठापटक चल रही है। लेकिन आप जब अपनी सरकार बनाने की या अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी के भीतर ही बीजेपी का ही कौन मुख्यमंत्री फेस होगा, क्योंकि वहां भी इस मुद्दे पर काफी उठापटक है बीजेपी के भीतर भी कि किसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि कई सारे चेहरे वहां भी मौजूद हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और कई बार ये भी राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि बीजेपी की मजबूरी भी है कि वो नीतीश कुमार को ही एनडीए का मुख्यमंत्री बनाए रहे, क्योंकि उसके पास कोई सशक्त दावेदार है भी नहीं, न तो अभी है और चुनाव के बाद भी होता है या नहीं होता है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि सशक्त दावेदार को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो सशक्त दावेदार को तो वैसे भी पसंद नहीं करता है। जो सशक्त दावेदार होते भी हैं उनको हटाकर बाहर कर देता है और फिर कोई अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बहुत
सारी चीजें हैं बीजेपी के भीतर भी। हाँ, बीजेपी के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं समीर जी, और बीजेपी के भीतर जो चीज़ें हैं उसमें मामला असली ये है कि बीजेपी तो पर्ची से निकाल लेती है अपना मुख्यमंत्री। भाई मध्य प्रदेश में फड़फड़ाते रहे शिवराज सिंह चौहान, और आखिर तक बीजेपी ने घोषित करके नहीं दिया, जबकि सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने किए, सरकार बनवानी है और केंद्र में भी सरकार बनवानी है, सब कुछ करते रहे, लेकिन पर्ची से मुख्यमंत्री निकले जी, और आज तक फड़फड़ा रहे शिवराज सिंह चौहान। तो नहीं बनाया उसने। मध्य प्रदेश में वसुंधरा राजे सिंधिया को कर दिया किनारे और चीज निकल आया मुख्यमंत्री। तो बिहार में भी एक तो बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस कद का हो जो मुख्यमंत्री के तौर पे अपना दावा पेश कर सके। पहली चीज तो समीर जी यही है। तो इसलिए बीजेपी में बिहार में ये कोई मोदी जी को चिंता नहीं है कि फला बागी हो जाएगा, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि बागी हो जाए जी। तो ये चीज तो इसलिए जब भी अगर वो सरकार बनाएगी तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाएगी, यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बिहार को चलाएंगे अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो ये उनके लिए। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और अब ये कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार बाद में जाकर इंडिया गठबंधन के पास चले जाए। तो यानी कोई ऐसा रास्ता, मैं एक काल्पनिक स्थिति है समीर जी, मान लीजिए कि बीजेपी सरकार नहीं बनाती है या स्थिति नहीं होती है इंडिया की कि वो सरकार बना पाए जी, इंडिया गठबंधन की स्पष्ट सरकार बन जाती है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर देती है बीजेपी पहले से ही, मान लीजिए, उसके बाद भी अगर सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की और नीतीश कुमार पैदल हो जाते हैं, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर नीतीश कुमार क्या सरकार गिरा देंगे केंद्र की? नहीं गिरा पाएंगे ना, बिल्कुल। तो यानी विन विन सिचुएशन इस समय बीजेपी के पक्ष में, नीतीश के पक्ष में नहीं है, और बीजेपी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है। तो अब बहुत सारी दिक्कतें जो है वो शुरू हो सकती हैं कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए। जी बिल्कुल, सारी दिक्कतें, नीतीश कुमार भले ही ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट बनाएगी और चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन यहाँ जो परिस्थितियां काम कर रही हैं तो एनडीए गठबंधन चुनाव जीते या हारे, वो नीतीश कुमार के लिए सही नहीं दिखाई पड़ रही हैं कि वो उनका उसमें लाभ होने वाला है। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर है इस समय बिहार की राजनीति, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर घिरे नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, ताज़ा तरीन जो वहाँ पर सुशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन की जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं लगातार। और इधर मध्य प्रदेश में आप ये जो देख रहे हैं विजुअल्स, तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं एक इंदिरा गांधी स्मृति, जी हाँ, इंदिरा गांधी स्मृति स्थल पर वहाँ कई कार्यक्रमों में उनको भाग लेना है। उसके अलावा आज जो महत्वपूर्ण, राहुल गांधी ने एक छोटा सा ट्वीट जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि कैसे एलआईसी इन्वेस्ट कर रही है अडानी के पोर्ट्स में, अडानी के वेंचर्स में, वो एक जो ट्वीट था कि पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का, उस पर कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी विस्तृत एक ट्वीट किया है और लिखा है कि एलआईसी को कभी आम आदमी का जीवन रक्षक कहा जाता था, लेकिन आज ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन चुकी है। खबर है कि एलआईसी ने आम लोगों की गाढ़ी कमाई के 5,000 करोड़ रुपए एक झटके में अडानी को सौंप दिए हैं ताकि वो अपना धंधा बढ़ाकर अपना कर्जा उतार सकें। ये पैसा आपका है, आपके खून पसीने की कमाई है, जिसे नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी पर लुटाया जा रहा है। आम आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एलआईसी पॉलिसी लेता है ताकि मुसीबत के समय वो उस पैसे उसके काम आ सके, लेकिन सच्चाई यही है, एलआईसी अब जीवन बीमा नहीं, मोदी मित्र बीमा बन चुका है। आपकी कमाई और उम्मीद किसी और के लिए बिजनेस मॉडल बन गया है। ऐसे में सवाल है, एलआईसी में जमा लोगों की कमाई किसके कहने पर अडानी को दी गई? जनता की कमाई एक अमीर उद्योगपति को बचाने में क्यों खर्च की जा रही है? ये एक लगाया है खबर का उन्होंने लिंक उस पर लगाया है, और ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए अडानी के वेंचर में एलआईसी ने लगा दिया है और उसकी कोई गारंटी भारत सरकार की नहीं है। चूंकि एलआईसी में जो लोग भी उस पर भरोसा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो पॉलिसी लेते हैं, उनको ये भरोसा रहता है कि कभी डूबेगा नहीं क्योंकि सरकार उसकी गारंटी ले रही है। और लेकिन ये पैसा अब कहीं और लग रहा है, आम आदमी की गाढ़ी कमाई का। और किस लिए लग रहा है? ताकि अडानी के ऊपर जो तमाम कर्जे हैं
वो उतर सके, वो खत्म हो सके। तो बहुत गंभीर मुद्दा है ये, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है समीर जी कि अडानी का कर्जा जो है हम लोगों की जो LIC देते हैं उनके पैसे से उतारा जा रहा है। यानी जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए था वो अडानी के विकास में लग रहा है। ये एक बड़ा मसला है अगर ये रिपोर्ट सच है, और रिपोर्ट सच ही होगी, वरना तो अडानी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वही जैसे कि उन्होंने कह दिया कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने कहा कि ये खबर ठीक नहीं है और ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दे दिया। इस पर ना LIC का अभी तक कोई स्पष्टीकरण है, ना अडानी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खबर सच है, और खबर सच नहीं है तो LIC को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और अडानी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि LIC ने अपना पैसा उसमें नहीं लगाया है। इतना 5,000 करोड़ रुपया जो है समीर लगाना, मतलब लाखों लोगों के मकान जो हो सकते थे, जिनके लोन हो सकते थे और उनको फायदा होता, तो वो अब जो है लगाया जा रहा है अडानी को। ये पैसा किस तरीके से सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा जी, इसकी गारंटी कौन देगा? तो LIC का पैसा डूबेगा तो पैसा किसका डूबेगा? आम निवेशकों का पैसा डूबेगा जी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि वो उसमें गारंटी नहीं देगी। तो बहुत ये जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको राहुल गांधी कहती है, वही क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है कि देश के सारे संसाधन जो है और देश की सारी पूंजी जो है वो एक उद्योगपति पर लुटाई जा रही है। और एक बहुत निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा भी है, क्योंकि निवेशकों को तो ये इस वजह से नहीं उसमें निवेश करते हैं कि आखिर LIC जाकर किसी ऐसी जगह पैसा लगा देगी जिसकी कोई गारंटी ना हो और भारत सरकार उसकी गारंटी न ले, क्योंकि वहां पर पैसा लगाया इसलिए जाता है कि उसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। तो ये निवेशकों के साथ भी एक धोखा है, और अगर ऐसा है तो ये पहले तो LIC को ये जानकारी निवेशकों को देनी चाहिए, अपने जो उसके क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया है, उससे इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, उनको देनी चाहिए। बिल्कुल उनको देनी चाहिए, लेकिन LIC वैसे भी जानकारी नहीं देती कि उसने पैसा कहाँ लगाया है। बस ये होता है कि हम आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैंक भी इसी तरीके से चलते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब लेकिन जिस तरीके से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और कौन कौन सब यहाँ से भाग गए बैंकों का पैसा लेकर, तो अब LIC का क्या होगा? चिंताएं ये बढ़ रही हैं कि LIC का क्या होगा, क्या LIC भी इसी तरीके से डूबेगी? ये चिंताएं जो शुरू हो गई हैं। इस पर सरकार को मुझे लगता है स्पष्टीकरण देना चाहिए और LIC को भी बताना चाहिए कि उसने कितना पैसा जो है लगाया है और उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है, ये पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, ये पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा, लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है, बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अब मुखर है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी हमलावर हैं। ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट है कि इसमें LIC ने कैसे अंबानी के वेंचर्स में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्योंकि LIC के पास जो पैसा होता है वो आम लोगों का पैसा होता है, वो पैसा सीधे जा रहा है अडानी के पास, और इसलिए जा रहा है ताकि अडानी अपने कर्जे उतार सके। अब वो कर्जे उतार सके या बिजनेस बढ़ा सके। अडानी की कंपनियों में किसी को इन्वेस्ट करना है तो शेयर उनके लेकर कर सकता है, लेकिन LIC कोई ले रहा है, LIC में अपना पैसा लगा रहा है और LIC जाकर वहां खर्च कर रही है, तो ये गंभीर मुद्दा है जिसकी कोई गारंटी भी नहीं ले रहा है भारत सरकार, जिसकी गारंटी नहीं ले रही है। इस पर जबरदस्त तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ने घेरा है अडानी को भी, LIC को भी, और जाहिर सी बात है कि सरकार तमाम ऐसे मुद्दों पर घिरी हुई है। एक बड़ी बैठक इस समय बताया हमने आपको कि दिल्ली में हो रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की, जिसमें मांग की जाएगी, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और ये भी चर्चा समीर जी कि 200 से ज्यादा सांसदों की एक चिट्ठी जो है वो जारी की जाएगी संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए जी। और ये अगर जारी होती है 200 से ज्यादा सांसदों की, तो मुझे लगता है कि सरकार की बाध्यता होगी कि वो संसद का सत्र बुलाए, क्योंकि लगभग कहा जाए कि 40% के आसपास अगर सांसद मांग करते हैं तो संसद का सत्र विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो एक 200 से ज्यादा सांसदों का एक पत्र भी सौंपा जाएगा इसकी मांग के लिए, इसके समर्थन में। एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की संसद के विशेष सत्र के लिए, जिसमें तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सवालों का जवाब मांगा जाएगा संसद में प्रधानमंत्री से, क्योंकि सर्वदलीय बैठकों में भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब उसके लिए एकमात्र रास्ता ये बचा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार संसद के विशेष सत्र से लगातार भागती दिख रही है। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार शायद ही तैयार हो। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष को कितना महत्व देती है कि 200 से ज़्यादा सांसद अगर उसको लिखकर भी दे रहे हैं, तब भी वो अगर नहीं बुला रही है संसद का विशेष सत्र, इससे साफ साबित हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी जो ये कितना विश्वास है सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का। तो रहेगी इन सब पर निगाह और